हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीओमओ कोटा एग्ज़ाम वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एग्ज़ाम 2026 है, जिसके बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2026 पेपर है हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य। पेपर कोड है HD04। विषय रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका एग्ज़ाम है 17 अगस्त को एग्ज़ाम है। इनसे पहले हमने 4 क्लास ले चुके हैं, वो चारों भी देख लेना। यह 5वीं क्लास है। पेपर कोड है HD04। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें बालाजी क्लासेस ब्री। और सभी एक बार कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा टाइम होगा। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है, पदावत के रचयिता कौन है? पदावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? जायसी प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास है। यमा किस कवियत्री की कृति है? यमा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति है। मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। निबंध और कहानी में एक प्रमुख अंतर लिखिए। निबंध मुख्यतः विचार और विषय की विवेचना करता है, जबकि कहानी में कथानक और पात्रों के माध्यम से जीवन की किसी घटना या अनुभव को प्रस्तुत किया जाता है। अगला खंडक है लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता लिखिए। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता, तो उत्तर है सूफी काव्य धारा भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखाएं। इसमें सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। मलिक मोहम्मद जायसी मंजन कुतुबन उस्मान इसके प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता प्रेम है। सूफी काव्य के अनुसार सच्चा प्रेम मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके परम सत्ता की ओर ले जाता है। इस कवियों ने प्रेम कथाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया। पद्मावत में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक भावना को व्यक्त किया। सूफी काव्य में विरह का भी विशेष महत्व है। प्रिय से वियोग आत्मा परमात्मा से दूरी का प्रतीक बन जाता है। सूफी काव्यों को भी भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने अवधि जैसी लोक भाषाओं में काव्य रचा, जिससे उनका साहित्य सामान्य जनता तक पहुंचा। इस काव्य में प्रेम, त्याग, समर्पण, मानवता और आध्यात्मिक साधना की भावना दिखाई देती है। इस प्रकार सूफी काव्य धारा ने प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति का माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को नई संवेदना प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रय शाखा के काव्य की विशेषता बताइए। उत्तर भक्ति काल की निगुण धारा में प्रेमाश्रय शाखा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सूफी काव्य धारा का भी माना जाता है, कहा जाता है। इसमें लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की ईश्वर की प्राप्ति का संदेश दिया गया। इस शाखा के प्रमुख कवियों में जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान का नाम लिया गया। इस काव्य की मुख्य विशेषता प्रेम की प्रधानता है। प्रेम का साधन का माध्यम माना जाता है। प्रेमी और प्रिय के संबंध के माध्यम से आत्मा परमात्मा के संबंध को व्यक्त किया गया। विरह भावना का विशेष महत्व है। प्रिय से दूर रहने की पीड़ा आत्मा की परमात्मा से दूर
परमात्मा से दूरी का प्रतीक मानती है। इन कवियों ने लोक प्रचलित प्रेम कथाओं का आधार बनाया। कथा के बाहरी रूप से भीतर आध्यात्मिक अर्थ छिपा रहता है। भाषा की दृष्टि से अवधि का व्यापक प्रयोग व शैली कथात्मक, भावपूर्ण और प्रतीकात्मक है। इस प्रकार प्रेमाश्री काव्य ने प्रेम, त्याग, विरह और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हिंदी साहित्य को समर्थ किया। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद का महत्व स्पष्ट। उत्तर, रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद का विशेष महत्व है। काव्य शास्त्र के अनुसार नायिका को उनकी व्यवस्था, स्वभाव, व्यवहार और प्रेम की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया। रीतिकालीन काव्य ने नायकों के मिलन, विरह, मान, प्रतीक्षा और प्रेम की विभिन्न अवस्था का चित्रण किया। इस श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली हुई। नायिका भेद के माध्यम से कवियों ने स्त्री की बाहरी सौंदर्य के साथ साथ उसकी भावना और मनोस्थितियों को भी प्रस्तुत किया। रीतिकाल में नायिका के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, भाव, भंगिमा और प्रेम की अवस्था में सूक्ष्म वर्णन मिलता है। बिहारी जैसे कवियों ने बहुत कम शब्दों में नायिका की भाव स्थिति को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। हालांकि रीतिकालीन नायिका चित्रण पर दरबारी और श्रृंगारिक दृष्टिकोण का भी प्रभाव रहा। इस प्रकार नायिका भेद रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस, चरित्र चित्रण और भावी व्यक्ति का भी महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना का विवेचन कीजिए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रमुख राष्ट्रवादी कवि हैं। उनके काव्य में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जागरण की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती में भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण किया गया। कवि ने देशवासियों में भी राष्ट्रीय गौरव, जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। गुप्त जी ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के महान पात्रों को अपनी कविता में स्थान दिया। उन्होंने भारतीय जनता को अपने गौरवशाली अतीत से परिचित कराया, वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक किया। उनकी कविता में त्याग, कर्तव्य, देश सेवा और सामाजिक सुधार की भावना दिखाई देती है। वे व्यक्ति को केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनकी भाषा सरल और खड़ी बोली हिंदी है। इस कारण उनका काव्य सामान्य पाठक तक आसानी से पहुंचा। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ नारी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों का भी महत्व दिया। इस प्रकार गुप्त का काव्य हिंदी में राष्ट्रीय जागरण का महत्व माध्यम बना। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर, नई कविता हिंदी की आधुनिक काव्य धारा है। इसका विकास प्रयोगवाद के बाद हुआ। इसमें आधुनिक मनुष्य के जीवन, उसकी समस्या और बदलती सामाजिक परिस्थितियों को भी अभिव्यक्ति दी। नई कविता की प्रमुख विशेषता आधुनिक जीवन बोध है। कवि व्यक्ति के अकेलेपन, तनाव, असुरक्षा और संघर्ष को अपनी कविता का विषय बनता है। इसमें परंपरागत काव्य रूढ़ियों की अपेक्षा अभिव्यक्ति, अनुभव और वास्तविक जीवन को महत्व दिया गया। कविता में सामान्य जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण बन गई। नई कविता में मुक्त छंद और नवीन शिल्प प्रयोग हुआ। प्रतीक बिंब और नए अपमानों का भी प्रयोग भी व्यापक रूप से हुआ। इस काव्य में व्यक्ति और समाज के संबंधों को नए ढंग से देखा गया। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता भी दिखाई देती है। नई कविता की भाषा जीवन के निकट और आधुनिक संवेदना को व्यक्त करने वाली है। इस प्रकार की नई कविता ने हिंदी साहित्य को आधुनिक जीवन की जटिलताओं और व्यक्तिगत अनुभवों को और सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सभी एक बार एक कमेंट जरूर करें। फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास की विशेषता बताई।
उत्तर फेणेश्वर नाथ रेणु के हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने ग्रामीण और क्षेत्रीय जीवन को उसकी स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समस्या के साथ प्रस्तुत किया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास मेला आंचल आंचलिक उपन्यास की महत्वपूर्ण कीर्ति है। इसमें बिहार के ग्रामीण अंचल के जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। आंचलिक उपन्यास की प्रमुख विशेषता स्थानीय जीवन का वास्तविक चित्रण है। इसमें गांव के लोगों, उनकी बोली, लोकगीत, रीति रिवाज और सामाजिक संबंधों का महत्व दिया जाता है। रेणु के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के साथ गरीबी, बीमारी, राजनीति, जातिगत संबंध और सामाजिक परिवर्तन की समस्या भी दिखाई देती है। उनकी भाषा में स्थानीय शब्दों और बोलियों का भी प्रयोग मिलता है। इससे पात्र और वातावरण अधिक जीवित बनते हैं। रेणु ने गांव को केवल सुंदर प्राकृतिक स्थान के रूप में नहीं देखा, बल्कि वहाँ मौजूद संघर्ष और समस्या को भी सामने रखा। इस प्रकार रेणु को आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में ग्रामीण भारत की जीवित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अलग इसने हिंदी साहित्य में नाटक और रंगमंच के संबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर है नाटक और रंगमंच के संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। नाटक साहित्यिक रचना है, जबकि रंगमंच उस अभिनय, संवाद, दृष्टि और मंचीय सक्रियों के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। नाटक में संवाद, पात्र, कथानक और मंचीय निर्देश होते हैं। रंगमंच ने इन तत्वों को जीवित रूप से प्रदान करता है। एक अच्छा नाटक केवल पढ़ने में ही प्रभावशाली नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे मंच पर प्रस्तुत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए नाटककार को मंचयता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। रंगमंच में अभिनेता को पात्र को जीवित बनाता है। प्रकाश, संगीत, वेशभूषा और मंच सज्जा भी नाटक के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक में सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक विषय को मंच पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार नाटक और रंगमंच एक दूसरे पूरक हैं। नाटक और रंगमंच दृश्य और जीवित रूप से देखा है, जबकि रंगमंच को प्रभावशाली सामग्री नाटक से प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य में आत्मपरक निबंध की विशेषता लिखिए। उत्तर आत्मपरक निबंध वह निबंध है जिसमें लेखक किसी विषय के माध्यम से अपने व्यक्तिगत अनुभव, विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण व्यक्त करता है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। आत्मपरक निबंध में विषय की कठोर शास्त्रीय विवेचना की अपेक्षा लेखक की व्यक्तिगत अनुभूति को अधिक महत्व दिया जाता है। लेखक ने अपने अनुभवों, स्मृतियों और जीवन से जुड़ी घटनाओं के माध्यम से किसी विचार को प्रस्तुत करता है, इसलिए इसकी भाषा आत्मीय और सहज होती है। इस प्रकार के निबंध में हास्य, व्यंग्य, भावुकता, स्मृति और चिंतन का सुंदर समन्वय हो सकता है। आत्मपरक निबंध की सबसे बड़ी विशेषता लेखक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। पाठक को केवल व्यक्तित्व और सोच को समझने का अवसर मिलता है। इस प्रकार आत्मपरक निबंध हिंदी गद्य को व्यक्तिगत अनुभव, संवेदना और विचार की आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगला खंड है दुर्गुत्रीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चला के लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी के पदावत की साहित्यिक विशेषता का विवेचन कीजिए। उत्तर है पदावत हिंदी साहित्य की प्रेमा शहरी व सूफी काव्यधारा की प्रसिद्ध रचना है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह काव्य अवधी भाषा में रचा गया। इसमें प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और जीवन के गहरे सत्य को प्रस्तुत किया गया। पदावत की कथा में रतन सेन और पदावती के प्रेम को केंद्र में रखा गया। कथा में प्रेम, विरह, संघर्ष और त्याग के विभिन्न रूप से दिखाई देते हैं। इस काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रेम की आध्यात्मिक व्याख्या है। सूफी दृष्टि से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम और परम सत्य की खोज का संकेत मिलता है।
जायसी ने प्रेम के साथ विरह का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रिय से अलग होने की पीड़ा मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। पद्मावत में प्रतीकात्मक का विशेष महत्व है। कथा के पात्र और घटनाएं केवल बाहरी कहानी नहीं है, बल्कि उनके भीतर आध्यात्मिक अर्थ भी देखे जाते हैं। भाषा की दृष्टि से अवधि का सुंदर और प्रभावशाली प्रयोग हुआ। दोहा चौपाई शैली में कथा का विकास किया गया। वर्णनात्मक और चित्रात्मक इसकी भाषा का प्रभावशाली बनाती है। काव्य में प्रकृति, युद्ध, प्रेम, मानवीय भावनाओं का भी सुंदर चित्रण मिलता है। पात्रों के माध्यम से प्रेम, साहस, त्याग और संघर्ष की भावना व्यक्त हुई। अतः पद्मावत के केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि सूफी दर्शन, प्रेम, विरह, आध्यात्मिक साधना का भी काव्यात्मक रूप है। हिंदी साहित्य में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के काव्यगत योगदान की तुलना कीजिए। उत्तर है, छायावाद हिंदी काव्य की महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके 4 प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा हैं। इन चारों काव्यों ने छायावाद को अलग अलग विशेषता प्रदान की। जयशंकर प्रसाद के काव्य में सौंदर्य, प्रकृति, रहस्य और दार्शनिक चिंतन का समय मिलता है। कामिनी उनकी महान कृति है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति और सौंदर्य की कवि है। उनकी पारंपरिक कविता में प्रकृति का कोमल, सुंदर संज्ञानात्मक चित्रण मिलता है। बाद में उनके काव्य में मानवतावादी विचार भी विकसित हुए। निराला छायावाद में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्हें मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाया और सामाजिक यथार्थ तथा शोषित वर्ग की समस्याओं को भी कविता का विषय बनाया। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना, करुणा, रहस्य, आत्मानुभूति प्रमुख है। उनकी कविता में अज्ञात प्रिय की खोज और विरह की भावना दिखाई देती है। चारों कवियों की भाषा काव्यात्मक और भावपूर्ण है, लेकिन उनकी संवेदना अलग अलग है। प्रसाद में दर्शन, पंत की प्रकृति, निराला में विद्रोह और महादेवी में वेदना की प्रधानता दिखाई देती है। इन चारों ने मिलकर हिंदी कविता को आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति, सौंदर्य, रहस्य और आधुनिक संवेदना से समृद्ध किया। अतः छायावाद का विकास इसी एक कवि के कारण नहीं, बल्कि इन सभी कवियों के सामूहिक योग से हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोदान में चित्रण किसान जीवित का विवेचन कीजिए। उत्तर, गोदान प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है और हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन और किसान की समस्याओं के चित्रण की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य पात्र हीरो हैं, जो एक समान किसान हैं जो अपने जीवन में अनेक आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करता है। उपन्यास में किसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और ऋण के रूप में सामने आती है। किसान मेहनत करते बावजूद आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। साहूकार, जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक दबाव उसके जीवन को कठिन बनाते हैं। हीरो के माध्यम से किसान की उस मानसिकता को दिखाई दे गया है जिसमें वे प्रतिष्ठा और परंपराओं को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। उपन्यास में किसान जीवन के साथ जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और पारंपरिक समस्या भी दिखाई देती हैं। ग्रामीण समाज में व्यक्ति की स्थिति केवल आर्थिक आधार नहीं है, बल्कि जातीय सामाजिक प्रतिष्ठा से भी प्रभावित होती है। प्रेमचंद ने ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति को भी चित्रण किया। धनिया का चरित्र संघर्षशील, व्यवहारिक है। वे कठिन परिस्थितियों में परिवार का संभालने का प्रयास करती हैं। गोदान में केवल गांव ही नहीं, बल्कि शहर और ग्रामीण जीवन के बीच का अंतर दिखाई देता है। इससे तत्कालीन भारतीय समाज के व्यापक तस्वीर सामने आती है। भाषा सरल, स्वाभाविक है। पात्रों के संवाद उनके सामाजिक वातावरण के अनुकूल हैं। अतः गोदान
भारतीय किसान जीवन, आर्थिक शोषण, सामाजिक रूढ़ियों का मानवीय संघर्ष सख्त चित्रण करने का मान उपन्यास है। एलोकेशन निम्नलिखित पर सभी पर टिप्पणी। पहला, लोक साहित्य की विशेषता। लोक साहित्य किसी समाज के सामान्य लोगों के जीवन, अनुभवों, परंपराओं और भावना के उत्पन्न साहित्य है। यह मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, मुहावरे और लोक गाथा इसके प्रमुख रूप है। इसमें किसी क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार, सामाजिक संबंध और जीवन पद्धति का चित्रण मिलता है। लोक साहित्य की भाषा सरल, स्थानीय होती है। इसमें लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इस साहित्य में सामाजिक अनुभवों की प्रधानता होती है। किसी एक लेखक के बजाय पूरा समाज इसके निर्माण और संरक्षण में योगदान देता है। लोक साहित्य किसी समाज की सांस्कृतिक समृद्धि को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए हिंदी साहित्य के विकास में इसका विशेष महत्व है। ललित निबंध की विशेषताएं। ललित निबंध हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा है, इसमें विचार के साथ साहित्यिक सौंदर्य और भावनात्मक का सुंदर समन्वय होता है। ललित निबंध में लेखक किसी सामान्य विषय को भी अपनी कल्पना, संवेदना और व्यक्तिगत अनुभव से विशेष बना देता है। इसमें भाषा अत्यंत सुंदर, चित्रात्मक, प्रभावशाली होती है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। विचारों के साथ स्मृति, हास्य, व्यंग्य और भावुकता के शामिल हो सकती हैं। ललित निबंध का उद्देश्य केवल तर्क प्रस्तुत करना नहीं होता है, केवल पाठक को विचार के साथ सौंदर्य और अनुभूति का आनंद भी लेता है। हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ललित निबंध विचार, साहित्य, सौंदर्य का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। एलोकेशन है महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य। महादेवी वर्मा केवल छायावादी कवियत्री नहीं हैं, बल्कि हिंदी की महत्वपूर्ण गद्य लेखिका भी हैं। उनके गद्य में संवेदना, करुणा, नारी जीवन, मानवता प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार आदि का विशेष महत्व है। उनके गद्य में सामान्य और अपेक्षित जीवन की प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है। उन्हें पशु पक्षियों के माध्यम से भी करुणा, मानवीय संबंधों का व्यक्त किया। महादेवी के गद्य की भाषा सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक है। वे छोटी छोटी घटनाओं में भी गहरे मानवीय अर्थ खोज लेती हैं। उनके साहित्य में नारी की स्थिति, उसकी स्वतंत्रता के प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य में करुणा, संवेदना, राजनीति चेतना और मानवीय दृष्टि के लिए विशेष महत्व है। अगला है पेणेश्वर नाथ रेणु का आंचलिक साहित्य। पेणेश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रमुख आंचलिक साहित्यकार हैं। उन्हें ग्रामीण अंचल के जीवन को उसकी स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं और सामाजिक समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया। उनकी रचना में गांव का जीवन केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि स्वयं कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय पात्र, बोली, लोकगीत, रीति रिवाज और सामाजिक संबंध उनकी रचनाओं को जीवित बनाते हैं। मेला आंचल उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसमें ग्रामीण समाज की गरीबी, बीमारी, राजनीतिक, जातिगत संबंध और सामाजिक परिवर्तन का चित्रण मिलता है। रेणु की भाषा स्थानीय शब्दों और बोलियों के सुंदर प्रयोग हुआ। इससे उनके पात्र और वातावरण स्वाभाविक आते हैं। उनके साहित्य में ग्रामीण जीवन की सुंदरता के साथ उसकी कठिनाइयों और विरोधाभासों को भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार रेणु के हिंदी साहित्य में आंचलिक जीवन को सजीव रूप से प्रदान किया, ग्रामीण भारत की वास्तविक तस्वीर सामने रखी। और ऐसे वीडियो देने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और ये थी HD 04 की क्लास।
इनसे पहले हमने 4 क्लास ले चुके हैं, वो चारों भी देख लेना। ये 5 क्लास है, ये भी ज़रूर देखें। और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, 95% आपको मिल जाएंगे सवाल। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, पिछली क्लासों भी ज़रूर देख लेना, और एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आने वाली क्लासों के लिए भी, और एक कमेंट ज़रूर करें सभी।